नमस्कार, मैं शशांक तिवारी आपको इंडियन ज्योग्राफी के अभी तक जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए, आज मैं उन चैप्टर्स में से एक नया चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन कभी हमने क्या यह जानने की कोशिश की क्या इनमें डिफरेंस क्या है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य लगते दोनों एक ही से हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है यह भी जानना जरूरी है। तो आज हम सबसे पहले इनके बारे में डिफरेंस जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। केवल नेशनल पार्क्स याद करना कि भारत में 104 नेशनल पार्क्स हैं और लगभग 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, यह पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यह पढ़ना जरूरी है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य फर्क क्या है। चलिए हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन्य जीव अभयारण्य, जिसको हम बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? ऐसे जंगली क्षेत्र या फिर ऐसे क्षेत्र जो कि जानवरों और पशुओं के लिए प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं या संरक्षित क्षेत्र के रूप में होते हैं, लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में WPA एक्ट के आधार पर, WPA एक्ट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में पारित हुए थे 1972 में, जिनको 2002 में संशोधित भी किया गया है। सारे के सारे जो क्लॉज हैं वो इन्हीं के आधार पर चलते हैं, इनकी धाराएं चलती हैं। तो WPA एक्ट के तहत वन्यजीव अभयारण्य की जो डेफिनेशन है वो ये है, ऐसे संरक्षित क्षेत्र या जानवरों और पक्षियों के लिए ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, यानी कि यहां पर मानवीय गतिविधियां एक सीमित दायरे में अलाउड है। यानी कि यहां पर मानवीय गतिविधियां अलाउड होने का मतलब है कि मनुष्य अपने अधिकार के तहत इन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है। इनके लिए कोई स्पेशली अलग से किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, पहला वर्ड लगा हुआ है लिमिटेड, तो सीमित जो शब्द है उसकी सीमितता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दी गई है। उससे ज्यादा कोई भी मानव या ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जा सकती, जैसे कि जंगलों को काटना। ऑब्वियसली जो वन्य क्षेत्र होते हैं वहां पर होता है कभी कभी, जैसे जूमिंग कृषि वगैरह के इलाके होते हैं तो वहां पर कभी कभी जंगल काटते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा ह्यूमंस उसका यूज नहीं कर सकते। तो वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसे खुले स्थान होते हैं जो संरक्षण के लिए तो बनाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। इसके बाद जो वर्ड आता है राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जानवरों और पक्षियों के लिए क्या है, संरक्षित क्षेत्र है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली बैंड फॉर ह्यूमंस, मनुष्यों के लिए पूरी तरीके से बाध्य है। कोई भी मनुष्य, कोई भी मानवीय गतिविधियां या ह्यूमन एक्टिविटीज इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के नहीं हो सकती, और इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के प्रवेश करना एक दंडनीय अपराध भी होता है। वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो इस आधार पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर क्या हुआ? दोनों ही ऐसे वन्य क्षेत्र हैं जो संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। देखिए एक सिंपल सा है, कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जनसंख्या वाले इलाके में या मानवीय जनसंख्या वाले इलाके में जंगली जानवर प्रवेश कर गए। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो खीरी का क्षेत्र है वहां पर दुधवा नेशनल पार्क जो है, दुधवा नेशनल पार्क में कई बार टाइगर्स ऑन रोड आ जाते हैं और फिर वहां पर मानव तो ऐसे भागते हैं जैसे हवा में लोग उड़ रहे हो। तो वो क्यों है? क्योंकि जनरली दुधवा नेशनल पार्क के जो संस्थापक थे उनका नाम था बिली अर्जन सिंह। तो बिली अर्जन सिंह ने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना करी। इंदिरा गांधी जी ने बिली अर्जन सिंह को ये अनुमति दी थी स्थापित करने की। तो बिली अर्जन सिंह के मरने के बाद दुधवा नेशनल पार्क पर ध्यान किसी ने नहीं दिया, और जब ध्यान किसी ने नहीं दिया, इवन आपको मैं बता दूं, हालात ये है कि बिली अर्जन सिंह वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र के इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जब वो 2010 में मरे हैं, जब उनकी मृत्यु हुई है, तो उनका जो घर था वो दुधवा नेशनल पार्क के अंदर था। उनके घर का नाम था टाइगर्स हेवन। और उससे भी बड़ी बात यह है, बिली अर्जन सिंह के घर के अंदर उन्होंने पालतू रूप में 4 चीते पाल रखे थे। 4 टाइगर्स को तो वो अपने घर के अंदर एज ए मतलब पेट डॉग की तरह रखते थे, और वो एज ए पेट की तरह रहते भी थे। उनके साथ सोना, खाना, उठना, बैठना ये सब होता था उनका।
और उससे भी बड़ी बात यह है कि कैसे कोई जानवर मानव से जुड़ता है। मानव नहीं जुड़ना चाहता, यही कारण है कि फिर वो भी हिंसक होते हैं। मानवों से जानवरों के जुड़ने का जो सिलसिला है वो यहां दिखाई देता है कि बिली अर्जन सिंह जब जून 2010 में मरते हैं, तो बिली अर्जन सिंह जब टाइगर्स हेवन में जब उनकी अपने घर में ही अंतिम सांसें वो लेते हैं, तो कुछ ही घंटों बाद वो चारों टाइगर्स अपने आप ही मर जाते हैं। आज तक कभी किसी को नहीं पता चला कि वो टाइगर्स कैसे मरे। तो ये एक मानव से जानवर के जुड़ने का एक एग्जाम्पल है कि वो बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। और बिली अर्जन सिंह ने टाइगर्स के लिए बहुत कुछ किया है। यूपी में जो भी किया टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए, वो बिली अर्जन सिंह ने ही किया था। तो वैसे ही जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये स्ट्रिक्टली बैन फॉर ह्यूमंस होते हैं कि अगर ह्यूमंस आएंगे अंदर तो फिर जानवर भी अपनी सीमा रेखा को क्रॉस करके बाहर आ सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान स्ट्रिक्टली बैन होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या फिर कान्हा किसली नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क्स में ह्यूमंस जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि ह्यूमंस नहीं जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, जो स्टेट लेवल के यानी कि जो राज्य स्तरीय वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, ये सरकारी पद होता है, तो वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति पर, जो कि राज्य स्तरीय होते हैं, इनकी अनुमति पर राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय प्रवेश को अधिकार दिया जाता है। लेकिन वो भी एक सीमित रूप से। अगर उसके बाद कुछ ज्यादा होता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में चमोली क्षेत्र में कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि तेंदुए के पीछे गाड़ी चल रही है या मान लीजिए टाइगर के पीछे गाड़ी चल रही है और एकदम से तेंदुआ भड़क गया और उसने अटैक कर दिया। खुली जिप्सी पर अटैक कर देगा तो वहां पर मानव अपनी अपनी जान बचाता है, फिर तो कोई गार्ड्स वहां काम नहीं कर पाते। तो वही चीजें हैं, हद से ज्यादा मानवीय प्रवेश जानवर नहीं सहन कर सकते और फिर वो हिंसक हो जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान में अगर प्रवेश करना है तो राज्य स्तरीय वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति लेनी पड़ती है। इनकी अनुमति के बिना राष्ट्रीय उद्यान में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहां किसी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, हद से ज्यादा नहीं है। तो ये फर्क हो गया नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क्स की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने आपको ये बताया अभी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए। देखिए, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी मैंने आपको बताया क्या, ऐसे क्षेत्र जो कि पशुओं और पक्षियों के लिए संरक्षित किए जाते हैं और इन क्षेत्रों में मानवों की सीमित प्रवेश की अनुमति दी जाती है। लेकिन नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो कि वन्यजीव अभयारण्य के विकास के लिए घोषित किए जाते हैं तथा इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां पूर्ण रूप से वर्जित होती है। ठीक है, तो बाकी के पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊं। जैसे कि नेशनल पार्क की अगर स्थिति देखी जाए तो विश्व में सबसे पहले जो टाइगर सेंसस स्टार्ट हुआ था, वो टाइगर सेंसस स्टार्ट हुआ था 1932 में। 1932 में विश्व में पहली बार टाइगर सेंसस किया गया था। उससे पहले ये सब कभी नहीं हुआ। लेकिन इंडिया में लगभग 40 साल बाद ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो 1932 में वर्ल्ड में पहली बार क्या हुआ, वर्ल्ड में पहली बार टाइगर सेंसस किया गया। उसके बाद से ये प्रथा पूरी दुनिया में शुरू हो गई। और फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करेंगे तो 1936 में जब ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था, तो 1936 में ब्रिटिश शासन द्वारा ही सबसे पहला नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क जो घोषित किया गया था वो था हेले, HAILVY, हेले नेशनल पार्क। इंडिया का पहला नेशनल पार्क था हेले नेशनल पार्क, जिसको वर्तमान समय में हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनके नाम पर हेले नेशनल पार्क का नाम पड़ा आगे चल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इंडिया का सबसे पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो इसी हेले नेशनल पार्क में या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां उड़ा रखी हैं कि यहाँ पर कुछ भूत, और जैसे कई बार मूवीज में दिखाया गया है कि यहाँ पर पता नहीं क्या भूत है क्या है। ऐसा कुछ नहीं, सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में आता है और इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 1936 से 1970 तक भारत में टाइगर्स के लिए कोई खास कार्य नहीं किए गए। जैसे कि जनरली देखा जाए तो हिरण वगैरह हैं तो इनके संरक्षण के लिए कभी कार्य नहीं किया गया, क्योंकि इनका जो ब्रीड है बहुत तेज होती है। तो ब्रीड तेज होने की वजह से संरक्षण के लिए कोई ज्यादा काम करना नहीं पड़ा।
लेकिन 1936 से लेकर 1970 तक अगर देखा जाए तो भारत में वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में कोई काम नहीं किया गया। 1970 में देखा जाए 1970 में तो 1970 में भारत में कुल 5 नेशनल पार्क थे, इससे ज्यादा पार्क्स नहीं थे। और इस समय शासन था 1966 से 1977, ध्यान रखिएगा ये इंदिरा गांधी का शासन है, ठीक है। तो 1966 से 1977 66 से 77 जो नेशनल पार्क जो इंदिरा गांधी का शासन था, इंदिरा गांधी जी के शासन में ही सारे जो भारत में 1950 से 1980 के बीच में जो बड़े कार्य हुए हैं वो इंदिरा गांधी के शासन में हुए थे। तो इंदिरा गांधी जी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी के शासन में सबसे पहले 1972 में 1972 में एक प्रोग्राम आया 1972 जिसको बोला गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसी को मैं शॉर्टकट में बोल रहा था क्या, WPA क्या था, WPA का फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। यह संशोधन भी हो चुका है 2002 में, लेकिन शुरुआत हुई थी 1972 में। 1972 में सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बने जिसके तहत सेक्शंस बनाए गए। तब भारत में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाने का निर्माण कार्य शुरू हुआ। आज वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में कुल 104 नेशनल पार्क्स हैं जो घोषित हैं। अब 104 नेशनल पार्क अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप या तो आप खत्म हो जाएंगे या फिर आप सो जाएंगे, और जनरली कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है आपको नहीं पता है। तो इसीलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो, और दूसरा सिस्टमैटिक वे में पढ़ो, वो ज्यादा जरूरी है। वो पढ़ो जो हमें एग्जाम में लाना है। हमें सारे नेशनल पार्क के बारे में दुनिया को तो बताना नहीं है, तो हमें ऐसे पढ़ना है जैसे हमें याद भी हो जाए, हमारे दिमाग से निकले भी नहीं। और इसका बेस्ट तरीका है मैप बनाना। बिना मैप के कोई काम ज्योग्राफी में नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि हम आलू के बारे में बोलते हैं, कोई भी सब्जी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें आलू ना पड़े, कोई भी सब्जी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसमें नमक ना पड़े। तो ऐसे ही ज्योग्राफी के लिए नमक है क्या, मैप। अगर मानचित्र नहीं आता आपको तो आप ज्योग्राफी में जी भी नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो 104 नेशनल पार्क अभी हाल फिलहाल भारत में है 1972 से लेकर अभी तक 2019 के बीच। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ध्यान रखिएगा ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था, इसका 2002 में संशोधन भी किया गया था। तो ये WPA ब्रैकेट में अगर मैं A लिखूंगा तो समझ लीजिएगा WPA मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2002, एंड अगर केवल WPA लिखूंगा यानी वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को टफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बोर्ड को बस SSC बोर्ड हो या UPSC बोर्ड हो, उनको बस इतना दिखाना है कि हमने तुम्हारा आंसर गलत करवा दिया, बाकी तुम्हें जो करना हो तुम कर लो। तो देखो वो शॉर्टकट, जब कहीं से क्वेश्चन टफ नहीं बन रहा है तो अगर वो ऐसे ही लिख के दे देंगे तो आप क्या करोगे बताओ? एग्जामिनेशन हॉल में जाके चिल्लाओगे, धरना दोगे, स्ट्राइक करोगे? कर लो स्ट्राइक, कुछ नहीं होने वाला। अगर WPA लिख दिया, WPA 1972 यही पूछ रहे क्या है बताइए, अब आप बैठे रहो आराम से। WPA ब्रैकेट में A और 2002, तो ध्यान रखना दोनों एक ही हैं, बस 72 में एक्ट आया था और अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान रखिएगा। तो ये शुरुआती कहानियां हैं किसकी, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको नेशनल पार्क्स बता दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डेफिनेशन बता दी। अब जो मेन नेशनल पार्क्स हमें याद करने हैं उनको तो मैं आपको करा ही दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो हम अभी तक जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डेफिनेशन बताई, नेशनल पार्क्स बताया, मैंने आपको बताया 1936 चमोली, मैंने नैनीताल बोला था, ध्यान रखिएगा चमोली जिले का नाम है, वही नैनीताल है, उसी क्षेत्र में नैनीताल है, ठीक है। तो चमोली जिले में 1936 में भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बना था, जिसको होते हैं हैले नेशनल पार्क, जिसको आज हम ब्रिटिश ऑफिसर जिम कॉर्बेट के नाम पर जानते हैं। तो इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। इंडिया का पहला टाइगर प्रोजेक्ट यहीं स्टार्ट हुआ था, ठीक। 1970 तक भारत में देखा जाए तो भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे यानी नेशनल पार्क थे, लेकिन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हुआ, और जब ये एक्ट स्टार्ट हुआ तो तब से लेकर आज तक 2019 तक भारत में कितने नेशनल पार्क हो गए? भारत में 104 नेशनल पार्क हो गए, ठीक है। इसके बाद हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है?
ये भी पॉइंट मैंने अभी अभी आपको बताया। देखिए मैंने सारे पॉइंट आपको ऐसे ओरली बता दिए थे। क्या पॉइंट बताया था मैंने? वाइल्ड लाइफ वार्डन, यानी कि किसी भी नेशनल पार्क में प्रवेश करने के लिए वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति बहुत आवश्यक होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसकी अनुमति आवश्यक नहीं होगी, लेकिन नेशनल पार्क में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको अनुमति लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप कभी देख लीजिए, कभी छोटी छोटी सिटीज में जूज वगैरह होते हैं, तो जो जू होते हैं, जू में प्रवेश करने का सभी को अधिकार है। आराम से आम इंसान पहुंच जाता है, लोग जाके वहां हो अल्लाह बचाते हैं, जानवरों को देखते हैं, उनके फेंसिंग को छूते हैं, और कभी कभी वो छू लेता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए कोई भी जीव हो, कोई भी मनुष्य हो, अगर मनुष्य अपनी तरह सभी को समझे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जानवर भी वो भी जीव ही हैं। अगर मैं एक जगह बंधा हूं, पहली बात तो मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है क्या कि मैं बंधा हूं या मुझे एक बाउंडेड क्षेत्र में रखा गया, और फिर बाहर से कोई मुझे अगर उंगली भी दिखाएगा तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। तो सिंपल सी बात है, जानवरों को गुस्सा तभी आता है जब उनको कोई छेड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे पॉइंट। और हाँ, एक मेन पॉइंट और था, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया के टोटल भारत की कुल भूमि का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 1.23% इंडिया में नेशनल पार्क के क्षेत्र में आते हैं। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल में से 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में टोटल 104 नेशनल पार्क आते हैं। तो ये आपके लर्निंग के लिए हो गया, ये आप रट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में कभी आया नहीं है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। ये सब चीजें तो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ध्यान रखिएगा ये नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग होती है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं अपने पॉइंट की, संरक्षित क्षेत्र की। तो देखिए जानवर हो या पक्षी, उनके संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और वो 4 प्रकार के जो होते हैं, देखिए अभी मैंने पहला बताया आपको क्या, नेशनल पार्क, दूसरा बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये 2 तो हो ही गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व भी होते हैं। WPA यहां पर ब्रैकेट में लगेगा A, यहां पर ब्रैकेट में लगेगा A, क्योंकि यहां 2002 लिखा है। तो ध्यान रखिएगा जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जानवरों के लिए, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेशनल पार्क, जो कि भारत में 104 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां भारत में 543 है। ठीक है, तो वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 443 है। आराम से याद हो जाएगा, 5 4 3, आराम से आप उल्टा डिजिट याद कर सकते हैं। नेशनल पार्क जो है वो 104 है। कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं ये सुन लीजिए मैं बता देता हूं आपको। ध्यान रखिए, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच का जो बफर जोन होता है, बफर जोन मतलब मान लीजिए एज ए कॉरिडोर या एज ए गलियारा, या वो क्षेत्र जो 2 वन्यजीव अभयारण्यों के बीच में आ रहा है, या 2 नेशनल पार्क्स के बीच में आ रहा है, या नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य के बीच में आ रहे हैं, तो वो जो इलाके होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं या बफर जोन होते हैं, उन बफर जोन को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स या फिर बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी रिजर्व के जो इलाके होते हैं ये जनजातीय क्षेत्रों में होते हैं, तो इनको कम्युनिटी रिजर्व बोला गया है। जैसे नागालैंड है, अरुणाचल है, वहां पर ऐसा बहुत कुछ है। और यही कारण है भारत देश के लोगों को, भारत के नागरिकों को जो कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में रहते हैं, उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बिना अनुमति के प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है। अगर उनके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अगर दंडनीय प्रक्रियाओं में आप आ जाएंगे तो फिर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व आपको समझ में आया। कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं? ऐसे संरक्षित क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच एज ए बफर जोन का या फिर एज ए कॉरिडोर का कार्य करते हैं। ठीक है, तो टोटल संरक्षित क्षेत्र हमारे पास कितने हो गए? 4। कौन कौन से? नेशनल पार्क्स, दूसरा हो गया हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा हो गया हमारे पास कम्युनिटी रिजर्व्स, और चौथा हो गया कंजर्वेशन रिजर्व। समझ में आया? उसके बाद जो थ्योरी के पॉइंट बचते हैं, अब देखिए थ्योरी यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हमें इनके बारे में जानना है। नेशनल पार्क तो हम एक झटके में आपको याद करा देंगे, हम अभी कोड बनाएंगे और आराम से याद करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश का मैं कोड बता दूंगा, चंदू बता दूंगा। ऐसे एक वर्ड याद कर लीजिए, चंद से चंद प्रभा, दू से दुधुआ, 2 ही नेशनल पार्क है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये तो बड़े आराम से याद हो जाता है, लेकिन हमें जो मेन याद करनी है थ्योरीज, जो मेन पॉइंट्स हैं। अब अगर हम वाइल्ड लाइफ या नेशनल पार्क के क्षेत्र में हम प्रोजेक्ट को पढ़ें, तो प्रोजेक्ट जो थे, सबसे पहला प्रोजेक्ट जैसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में,
इंडिया में सबसे पहला जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड प्रोजेक्ट आया था वो था प्रोजेक्ट टाइगर। आपने देखा भी होगा, अमूमन हमारे देश में आपको पता है विश्व के टोटल बाघों की जनसंख्या लगभग 3900 कुछ है बाघ हैं, और कुल बाघों की जनसंख्या का 70% बाघ केवल हमारे इंडिया में। इसलिए नहीं कि हमारा इंडिया बाघ है या हम बाघ हैं या मान लीजिए हम लोग टाइगर्स की तरह लगते हैं, ऑब्वियसली लगते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारी जो क्लाइमेट है, हमारी जो जलवायु है, वो टाइगर्स के जीने के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है, जिसकी वजह से हमारे देश में टाइगर्स के लिए काम भी किया गया। ऐसी बात नहीं टाइगर्स के लिए काम नहीं किया गया, उनके प्रोटेक्शन के लिए हर संभव कोशिश की गई है। इवन मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में एक नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क एलिफेंट्स के लिए था, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स, लेकिन अभी कुछ ही वर्षों पहले उसे टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। तो टाइगर्स को जगह ज्यादा दी गई है क्योंकि एलिफेंट्स वगैरह बच जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में एलिफेंट्स बहुत ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में, 1973 में, अप्रैल 1973 में यह एक्ट लागू हुआ था। टाइगर्स को बचाने का नया तरीका निकाला गया। उसके बाद ऑपरेशन क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल्स के लिए था। ऑपरेशन क्रोकोडाइल ये ईस्टर्न क्षेत्र में ज्यादा चलते हैं, तो ये 1975 में स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद आया था प्रोजेक्ट राइनोसेरॉस। कभी आपने नाम सुना होगा असम का, तो असम में ये प्रोजेक्ट चलाया गया था ऑपरेशन राइनोसेरॉस 1987 में, 1987 में। और मेन प्रोजेक्ट्स में अगर देखा जाए तो फिर आया प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये उत्तराखंड में चलाया गया। स्पेशली जिन स्टेट में चलाया गया था मैं वो आपको बता रहा हूं। प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग हुई थी उत्तराखंड से, अभी मैंने बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ऑपरेशन क्रोकोडाइल ये ईस्टर्न कोस्ट पर यानी कि पूर्वी तट पे स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट राइनोसेरॉस ये असम में स्टार्ट किया गया था, अदर स्टेट में भी था लेकिन शुरुआत यहां से हुई। फिर आया प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये आया 1992 उत्तराखंड ऋषिकेश और हरिद्वार के क्षेत्र में। और फिर उसके बाद आया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। ध्यान रखिएगा हमारे इंडिया में स्नो लेपर्ड फेमस हैं लेकिन दिखते बहुत कम है। ध्यान रखिएगा हमारे भारत में माउंटेन्स बहुत सेफ हैं, हमारा हिमालय बहुत सेफ है, जहां पानी की मात्रा बहुत है, पानी कभी कम नहीं पड़ेगा और आप कई दिनों दिन महीनों आप सरवाइव कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत है तो। लेकिन ध्यान रखिएगा हिमाचल, लाहौल स्पीति का इलाका, लद्दाख का इलाका, ये इलाके स्नो लेपर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। स्नो लेपर्ड्स व्हाइट स्नो में के बीच में अगर आपको दिख जाएगा तो आप थोड़ी देर तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो है क्या, क्योंकि वो इतना कैमोफ्लाइज होके आते हैं। कैमोफ्लाइज आप समझते हैं, कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट, ये क्या होता है? जैसे कि वातावरण के आधार पर रूप, जो आसपास का जो रंग रूप है उसके आधार पर अपने आप को ढाल लेना। जैसे कि वो तो गिरगिट कैमोफ्लाइज बहुत अच्छा करता है, कहते हैं गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, वो जहां जाता है वो उसी तरीके का हो जाता है, दिखता नहीं है। वैसे ही स्नो लेपर्ड कैमोफ्लाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी और दिखाई नहीं देते हैं। तो कभी कभी हिमालय में केस आता है कि स्नो लेपर्ड ने अटैक कर दिया, वैसे वो अटैक नहीं करते हैं लेकिन हाँ कभी कभी अटैक कर भी देते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो 2009 में चलाया गया था, ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चला था लाहौल स्पीति के क्षेत्र में और लद्दाख के क्षेत्र में, जो कि कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्र में चलाया गया था। इंडिया में ज्यादातर स्नो लेपर्ड वहीं पर है, ठीक है। तो ये स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनोसेरॉस, ऑपरेशन क्रोकोडाइल और प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 1975, 1987, 1987, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, जितना एग्जाम में हमारे लिए जरूरी है हमें वो जानना बहुत जरूरी है, तो वो जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट उठाते हैं, कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में सब कुछ। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर आया इंडिया में कब? 1973 में। जैसे ही 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ, वैसे ही वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आया था वो था टाइगर प्रोजेक्ट, जो 1973 में अप्लाई किया गया। तो सबसे पहले आया टाइगर प्रोजेक्ट, और इंडिया में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी यही है आज भी, ध्यान रखिएगा। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973, और इस आधार पर 1973 में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो ये हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स का संरक्षण, उनका प्रोटेक्शन और उनकी जनसंख्या को, उनकी संख्या को बढ़ाना।
तो इनकी संख्या को बढ़ाने का मेन उद्देश्य जब बनाया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है अभी अभी जैसे मैंने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेबल क्लाइमेट जो टाइगर्स के लिए माना जाता है वो हमारा इंडिया का रीजन है। तो इसके लिए 1973 में प्रोग्राम शुरू हुआ। जब इसके लिए 1973 में प्रोग्राम शुरू किया गया तो फिर 2006 में, या फिर आप मान लीजिए पहले हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 पढ़ लेते हैं। फिर जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट किया गया 2002 में, तब यह डिक्लेरेशन किया गया कि अब भारत में हर चौथे साल, ध्यान रखिएगा, हर चौथे साल 4th ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2002 के तहत हर 4 साल के अंदर बाघों की जनसंख्या, बाघों की गणना की जाएगी और टाइगर सेंसस किया जाएगा। तो इसके लिए ये अमेंडमेंट आया 2002 में, लेकिन जाकर ये पास हुआ 2006 में। तो 2006 टाइगर्स के गणना के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। 2006 में भारत में पहली बार गणना की गई, किसकी? टाइगर्स की। तो ध्यान रखिएगा, ये इंडिया है, क्रॉस का मतलब इंडिया हो गया, और इस साइड हो गया वेस्ट बंगाल, ये तो आपको पता है पहले से। और वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है जो कि बांग्लादेश तक फैला हुआ है, भारत के इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, सुंदरबन डेल्टा के इलाके को छोड़कर भारत के सभी क्षेत्रों में बाघों की गणना की गई। और जब बाघों की गणना पहली बार हुई तो 2006 में भारत में बाघ निकले 1411 बाघों की गणना की गई थी 2006 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको यह लगता है कि बाघों की गणना के लिए उनके सामने जाकर उनकी गणना की जाती होगी तो ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम टाइगर्स गिनने जाएंगे कि एक टाइगर, दो टाइगर, तो तीसरा टाइगर आके हमारे ऊपर अटैक कर देगा। इसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पग मार्क्स। ध्यान रखिएगा, पग मार्क्स के आधार पर, यानी कि पद चिन्हों के आधार पर बाघों की गणना की जाती है। ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ का यही रूल है और फॉरेस्ट्रीज इसीलिए बनाए गए। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को यही काम दिया जाता है। जो आईएफएस का सिस्टम है, इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विसेज, उनका यही काम है अपने नेशनल पार्क्स में, अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वो लोग पग मार्क्स पर ध्यान देते हैं और पग मार्क्स नोट किए जाते हैं। और पग मार्क्स नोट करने के बाद बाघों की गणना हर चौथे साल में की जाती है। जैसे 2006 में सबसे पहले गणना की गई तो निकले 1411 बाघ, तो 1411, जो कि उस समय भी देखा जाए तो विश्व की बाघों की संख्या का एक बड़ा प्रतिशत हमारे भारत में ही था। लेकिन जब 1411 में प्रोजेक्ट्स आए इसको बढ़ाने के लिए, तो उसी समय 2006 से जस्ट एक साल पहले ही 2005 में एक NTCA नाम का अथॉरिटी भी बनी थी। इसको बोलते हैं नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी ने काफी मेहनत से काम किए। 2006 में पहली बार बाघ की गणना कराई गई और फिर चौथे साल 2010 में, तो 2006 में बाघ कितने थे? 1411। 2010 में जब दूसरी बार गणना हुई बाघों की तो ये बाघ निकले 1706। ऑफिशियल गणनाएं, ऑफिशियल जो संख्या है वो 1706 थी। उसके बाद 2011 नहीं होगा, 10, 11, 12, 13, 2014 में जब गणना की गई, 14-15 में जब गणना की गई बाघों की, तो वो निकली 2226। देखिए, लगातार भारत में बाघों की संख्या बढ़ रही है। दिस वॉज द रिजल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट बहुत तेजी से चलाए जा रहे थे। टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है और बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2014-15 के बाद 2018 में बाघों की गणना की गई और 2018 में बाघों की गणना जब की गई तो वो निकले 2967। हर 4 साल में लगातार बाघों की संख्या पिछले 4 गणनाओं में लगातार बढ़ी ही है। 1411 से लेकर आज 2967 बाघ हो गए हैं और लगातार ये 2967 बाघ जो हैं ये आज पूरे विश्व के 3900, लगभग 3900 बाघों का लगभग 70% पार्ट देखा जाए तो हमारी केवल इंडिया में ही है, जो कि 2967 है 2018 की गणना के आधार पर। हर 4 साल में बाघों की गणना की जाती है। तो 2006 में हुई, 7, 8, 9, फिर 2010 में हुई, 11, 12, 13, फिर 2014-15 में हुई,
15, 16, 17 फिर 2018 में हुई और 2967। तो अभी जो ऑफिशियल है वो 2967 है। ठीक है, तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब हो रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में आया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जब लाया गया तो प्रोजेक्ट टाइगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2002 के तहत टाइगर सेंसस स्टार्ट करने का प्रोग्राम आया 2006 में। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया भी कि 2005 में एनटीसीए बना था जिसका काम था कंजर्वेशन करने का। तो टाइगर्स की गणना पद चिन्हों के आधार पर होती है या पग मार्क्स के आधार पर होती है। टाइगर सेंसस के आधार पर 2006 में देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 1411 बाघ, 2010 में 1706 बाघ, 2015 में यानी 2014-15 का रिजल्ट है ये 2226 बाघ, और 2018 में 2967 टाइगर्स, जो कि विश्व के कुल टाइगर की संख्या का कितना है 70% है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट चला था जिम कॉर्बेट में। भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था वो जिम कॉर्बेट में आया था। लेकिन इस समय इंडिया का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है एरिया के आधार पर? नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था जब रिवर्स मैंने पढ़ाई थी, हाईवेज मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको विजयवाड़ा बताया था और वहां मैंने नागार्जुना सागर बांध भी पढ़ाया था, ये वही है। तो नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व एरिया के इलाके में या एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, और ये 5 जिलों में, आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में फैला हुआ है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर के बाद जो पॉइंट आता है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का निर्माण 2005 में हुआ था। इन्हीं का काम था बाघों का संरक्षण करना और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए कदम उठाना। तो ये हो गया। और दूसरा जो एनटीसीए का काम है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के तहत पशुओं की क्या करना, रक्षा करना। तो ये इनका काम क्या है, कंजर्वेशन करने का काम है, पशुओं की रक्षा करना है। और जो उनको मारा जा रहा है उनकी हंटिंग की जा रही है। जैसे साउथ इंडिया में हाथियों की हंटिंग बहुत होती है। क्यों होता है? दांतों के लिए होता है। बाघ मारे जाते हैं क्यों? क्योंकि उनकी खाल के लिए होता है। आपने देखा वो राइनोसेरोस भी मारे जाते हैं जो असम में ज्यादा हंटिंग उनकी होती है। जनरली इनकी कालाबाजारी होती है इनकी सींग की। तो इनकी जो सींग होती है, हॉर्न होते हैं, उनके लिए लोग कालाबाजारी करने के लिए उन जीवों को ये लोग मारते हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए ये क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बना वाइल्ड लाइफ का, और ये बना एनटीसीए 2005 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ठीक, अब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के बाद हमने आपको बताया था प्रोजेक्ट्स, टोटल वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र प्रोजेक्ट कितने हैं? टाइगर प्रोजेक्ट, दूसरा ऑपरेशन क्रोकोडाइल 1975 जो मैंने अभी आपको बताया। फिर आपका आएगा प्रोजेक्ट राइनोसेरोस या प्रोजेक्ट राइनो 1987। फिर आपका एक नया प्रोजेक्ट आएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, और लास्ट आएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। तो ये आपके सारे प्रोजेक्ट होंगे जो टाइगर प्रोजेक्ट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेशन क्रोकोडाइल 1975। तो ध्यान रखिएगा, क्रोकोडाइल्स की संख्या क्या है? जनरली घड़ियालों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत में एक प्रोजेक्ट आया ऑपरेशन क्रोकोडाइल, और ऑपरेशन क्रोकोडाइल स्टार्ट किया गया 1975। देखिए आप एक बार देख सकते हैं, शुरुआत जो हुई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की वो इंदिरा गांधी जी के जमाने में ही हुई थी। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बने, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, 1975 में ऑपरेशन क्रोकोडाइल आया। तो ऑपरेशन क्रोकोडाइल जो है, ये ऑपरेशन क्रोकोडाइल ये रहा भारत और ईस्टर्न कोस्ट पर यानी कि पूर्वी तट पर क्या किया गया, भारत सरकार और राज्य सरकारों की मदद से एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन क्रोकोडाइल, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल शामिल था, जिसमें उड़ीसा शामिल था और जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल था। इन 3 राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया 1975 में। तो देखिए
क्रोकोडाइल की संख्या कम हो जाने के कारण भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था 1975। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था इसकी पहल इंडिया ने नहीं की थी, इसकी पहल यूएनडीपी ने की थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, यूएनओ के अधीन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अधीन चलने वाला ये जो प्रोजेक्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित हो रही थी तो भारत में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे इलाके थे, कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे जहां क्रोकोडाइल की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन लगातार वर्ष दर वर्ष उनकी संख्या घटने लगी। यूनेस्को को इस बात का पता चला कि यहां पर संख्या घट रही है, तो उनके कंजर्वेशन के लिए भारत में पहल की गई। इंडियन गवर्नमेंट ने और राज्य सरकारों ने मिलकर काम शुरू किया 1975 में। तो ध्यान रखिएगा, और द रिकमेंडेशन ऑफ या फिर सपोर्ट विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो ऑपरेशन क्रोकोडाइल आया था ये यूएनडीपी की सलाह पर ही लाया गया था। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में 16 क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन है, जहां पर लगातार ये कोशिश की जा रही है, लगातार जो वैज्ञानिक हैं इस क्षेत्र के वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनकी ब्रीड बढ़ाई जाए। उसके बाद भारत में 16 क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन है और भारत में 11 क्रोकोडाइल सेंचुरीज है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो जो ऑफिशियली है भारत में 2019 के हिसाब से 2879 घड़ियाल हमारे पूरे देश में है, 879 घड़ियाल हैं, 190 एस्टुरियन क्रोकोडाइल्स हैं। ये एस्टुरियन क्रोकोडाइल्स भारत के पश्चिमी तट पर हैं, जहां गुजरात के इलाके में बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जहां नर्मदा ताप्ती का मुहाना है वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो 190 एस्टुरियन क्रोकोडाइल्स हैं, 879 घड़ियाल हैं और लगभग 493 मुग्गार हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब ऑफिशियली है, जो डिक्लेरेशन किया गया है। संख्या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो ऑफिशियली होता है वही एग्जाम में आता है। हमसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि आज रिपोर्ट क्या थी, ये आज भारत में कितने घड़ियाल है, ऐसा तो रोज तो अपडेट होता नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन क्रोकोडाइल 1975। किसने किया? भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर किया। पूर्वी तट पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ने इसकी पहल की थी। पश्चिमी तट पर गुजरात ने इसकी पहल की थी। उत्तर भारत में घड़ियालों का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसका काम शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट राइनो 1987। ध्यान रखिएगा, राइनो से आपके दिमाग में बात आ गई होगी असम की। असम का काजीरंगा और असम का मानस जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसी के लिए एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, जिनको ग्रेटर वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं। इनका एक नाम भी होता है, इनको बोलते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इनकी कुछ स्पेशल प्रजातियां हैं जिनके कंजर्वेशन का काम ज्यादा किया जाता है। वैसे राइनोसेरस का नाम आते ही हमारे दिमाग में नाम आता है किसका? असम का। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट राइनोसेरस जो स्टार्ट किया गया था ये असम में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके साथ साथ ये सिक्किम में भी स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा, सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य है लेकिन सेवन सिस्टर्स में नहीं आता। सेवन सिस्टर्स मतलब असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इनमें सिक्किम नहीं आता। वैसे सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो सिक्किम और असम का जो इलाका है, इन इलाकों में सबसे पहली बार राइनोसेरस संरक्षण का कार्य 1987 में भारत सरकार ने शुरू किया था। और यहां पर एक पॉइंट और होगा, एक पॉइंट क्या होगा यहां पर? सिक्किम। ठीक है, इनको ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस के नाम से भी जाना जाता है। जो इनकी स्पेशल प्रजाति में आपको बता रहा था, इनकी स्पेशल प्रजाति में यह आता है क्वाजुलू नाटल। ये जो है क्वाजुलू नाटल, ये असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक सिंग वाले गैंडों में सबसे ज्यादा ये संरक्षण के लिए इनके लिए कार्य किया जा रहा है। ये बहुत संवेदनशील है और इनके सबसे ज्यादा हंटिंग। तो ये क्वाजुलू नाटल जो है ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है और असम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक सिंग वाले ये जो राइनोसेरस या गैंडे हैं, इनकी हंटिंग ज्यादा हो रही है और सबसे ज्यादा हंटिंग इनकी हुई है क्योंकि सबसे ज्यादा कालाबाजारी इनकी होती है। उसके बाद प्रोजेक्ट राइनो को 1987 में स्टार्ट किया गया और उसके बाद 2005 में भी स्टार्ट किया गया। तो ये एक बार रिन्यू भी हो चुका है। 1987 में पहली बार ये प्रोजेक्ट आया था लेकिन ज्यादा कार्य नहीं हो पाया। फिर इसको 2005 में बड़े स्तर पर शुरू किया गया है। उद्देश्य इनका क्या है? प्रोजेक्ट राइनो 2005 का मेन उद्देश्य है विजन 2020।
विजन 2020 ये कहता है भारत में राइनो की संख्या तेजी से बढ़ाई जाए। तो विजन 2020 के तहत 2020 तक 3000 से अधिक वन हॉर्न राइनो की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और असम। इस प्रोजेक्ट में जनरली पाकिस्तान भी शामिल था, मतलब पाकिस्तान ने सहमति दी थी कि हमें भी इसमें कार्य करना है। तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और असम ने मिलकर यह विजन बनाया था 2020 का, लेकिन अब पाकिस्तान इस विजन से बाहर है। भारत ने पाकिस्तान को अपने इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। अब नेपाल, भूटान और असम में कुल मिलाकर 3000 से अधिक वन हॉर्न राइनो की संख्या बढ़ाए जाने का उद्देश्य है, जो कि 2020 तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इनको क्यों मारा जाता है मैंने आपको पहले ही बताया। इनको मारने का मेन कारण है इनकी सींग, जिनकी कालाबाजारी की जाती है, जो कि जनरली क्राफ्ट्स वगैरह में यूज होता है। तो ये आपका हो गया ऑपरेशन राइनो या प्रोजेक्ट राइनो 1987। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। वैसे तो भारत में हाथियों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन एक समय आया था जब साउथ इंडिया में, आपने नाम सुना होगा, जो चंदन तस्कर लोग थे या जो साउथ इंडियन जो मिलिटेंट्स होते थे, तो इन लोगों ने क्या किया था, साउथ इंडिया में हाथियों की तस्करी करनी शुरू कर दी थी, जिनमें आपने नाम सुना होगा वीरप्पन का नाम बड़ा फेमस हुआ था। वीरप्पन तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटका तीनों जगह काम करता था। वो इस प्रकार का व्यक्ति था कि वो ना तो तमिलनाडु में रहता था, ना केरल में रहता था, ना कर्नाटका में, वो बीच बॉर्डर में रहता था तीनों के। और जब कोई भी पुलिस उसको पकड़ने जाती थी तो वो इलाका छोड़ के चला जाता था। तो ये उसकी खासियत, उसको कोई पकड़ नहीं पाया था। खैर, हमारी इंडियन आर्मी की मदद से, हमारी साउथ इंडिया के पुलिस की मदद से उसको घेर के उसको मारा गया। उसके बाद तस्करी बंद हुई, और तस्करी बंद होने के बाद जो उस समय ही 1992 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर भारत में, उत्तराखंड में भी हाथियों की संख्या काफी है। आपने नाम सुना होगा राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में है। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है, ये राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में मुख्य रूप से हाथियों के लिए ही जाना जाता था। लेकिन मैंने आपको बताया टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए उसको भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया। खैर, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आया 1992 में, और इसका मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एलिफेंट्स का संरक्षण और पर्यावरण। ध्यान रखिएगा, ये कौन शुरू करता है इसको? पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा ही इसको 1992 में शुरू किया गया। इससे ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। 2000 के बाद जो एक नया प्रोजेक्ट आया 2009 में, ध्यान रखिएगा, 1981 में इंडिया में सबसे पहले, ये इलाका है भारत का, ये है जम्मू कश्मीर बर्फीला क्षेत्र और हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में स्नो लेपर्ड देखा गया 1981 में सबसे पहली बार। खैर, हमारे इंडिया में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर भी 1981 में पहली बार स्नो लेपर्ड के रूप में वहां के कुछ पर्वतारोहियों को एक ऐसी बिल्ली दिखाई दी जो शेप में तो कैट जैसी थी। वो एक्चुअली नेटिव ब्रीड है वो कैट की ही। एक ऐसी बिल्ली दिखाई दी जिसका साइज बहुत बड़ा था, और अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो वो एक लेपर्ड की तरह लग रही थी, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या? स्नो लेपर्ड, जो कि ज्यादा से ज्यादा बर्फीले क्षेत्रों में दिखाई दी। खैर, इसका कलर पूरा सफेद तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, फिर भी कैमोफ्लाइज कर लेती है। कैमोफ्लाइज का मतलब है ये आसपास के रंग रूप में अपने आप को ढाल लेती है। कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट कभी आपने सुना होगा। कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट, कैमोफ्लाइज का मतलब होता है जैसे गिरगिट होता है, तो गिरगिट के लिए बोलते हैं गिरगिट जहां बैठता है वैसे रंग बना लेता है ना। गिरगिट रंग बहुत जल्दी से बदलता है, तो ही इज ए ब्लडी एक्सपर्ट इन कैमोफ्लाइज। वो कैमोफ्लाइज मतलब आसपास के रंग रूप के आधार पर अपने शरीर को वैसे ही ढाल लेगा वो, और वो एक बार में दिखाई नहीं देगा। कंसीलमेंट खुद को छुपाना होता है। तो वैसे ही ये जो स्नो लेपर्ड था, ये कैमोफ्लाइज कर लेता था, स्नो में एक बार में दिखाई नहीं देता है। और वैसे भी जिस इलाके में ज्यादातर ग्लेशियर होते हैं, वहां इतनी जल्दी कोई भी चीज पॉइंट आउट नहीं हो पाती, तो ये अटैक भी कर देते थे और ये हिंसक भी होता है। तो वैसे ही 1981 में सबसे पहली बार ये देखा गया। जब ये देखा गया तो पता चला कि सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड सेंट्रल एशिया में है, जो कि रशिया का रीजन है। ध्यान रखिएगा,
रशिया के रीजन में, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तजिकिस्तान में, किर्गिस्तान में और इवन चाइना में ये देखे गए थे और यहां पर ये पाए जाते हैं। जैसे कि रशिया में एक पर्वत है, उसको बोलते हैं अल्टाई। माउंट अल्टाई जो है ये रशियन माउंटेन है और जनरली हमारे हिमालय से बड़ा यहां पर एशिया में कोई माउंटेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो अल्टाई माउंटेन खतरीले माने जाते हैं क्योंकि यहां स्नो लेपर्ड की संख्या बहुत ज्यादा है। तो यही कारण था कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में पाया जाने वाला ये लेपर्ड 1981 में पहली बार इंडिया में देखा गया। जब ये इंडिया में देखा गया तो वहां से स्टार्ट हुआ क्या, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। आज पर्वतारोहियों को पूरे भारत में जहां भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको प्रोटेक्शन के पॉइंट के रूप में एक बताया जाता है कि इस बात का कंफर्मेशन ले लीजिए कि आपके इलाके में स्नो लेपर्ड नहीं है, क्योंकि वो कैमोफ्लेज बहुत तेजी से करता है और अपने आप को इतनी तेजी से वो छुपाएगा कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे और कब अटैक करेगा कोई भरोसा नहीं। तो इसके लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 आया और 2009 में जब ये प्रोजेक्ट लाया गया तो देखिए जितने भी बर्फीले क्षेत्र हैं सबको उसमें ऐड किया गया। ये इंडिया है, जम्मू कश्मीर ग्लेशियर का रीजन, हिमाचल प्रदेश ग्लेशियर का रीजन और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड देखिए, उसके बाद सिक्किम, ये भी ग्लेशियर का रीजन क्योंकि बीच में दार्जिलिंग भी आ जाता है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। भारत में जो सबसे ज्यादा बर्फीले क्षेत्र हैं इन सारे राज्यों में ऑपरेशन या प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 स्टार्ट हुआ। तो 2009 में भारत सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया। ठीक है, स्नो लेपर्ड का जो वास्तविक नाम रखा गया, साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम रखा गया है पैंथेरा अनसियल। पैंथेरा अनसियल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक पैंथर की तरह लगता है देखने में, तो पैंथेरा इसलिए रखा गया है। अनसियल इसलिए बोला गया है क्योंकि अद्वितीय है, इसके जैसा कोई भी जीव हमारे हिमालय क्षेत्र में या फिर सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में नहीं मिला। तो पैंथेरा अनसियल जो कि बिल्ली की प्रजाति है, ये बिल्ली की एक नेटिव प्रजाति के रूप में है। स्नो लेपर्ड्स के संरक्षण के लिए भी जो प्रोग्राम चला था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ध्यान रखिएगा इसका शॉर्टकट होता है IUCN। ये भी एक अंतरराष्ट्रीय कंजर्वेशन प्रोग्राम है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा विश्व स्तर पर इसका कार्य किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, हमारे सेंट्रल एशिया में तो ये बहुत पहले पाए गए थे, लेकिन हमारे इंडिया में इतनी जल्दी ये नहीं मिले। 1981 के बाद पहली बार इनके साक्ष्य मिले, वो भी साक्ष्य तब मिले जब कुछ ऐसे हादसे सामने आए। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा इसको विश्व स्तर पर शुरू किया गया। ये मैंने अभी आपको पॉइंट बताया। 1981 में भारत में स्नो लेपर्ड लद्दाख के क्षेत्र में सबसे पहली बार मिले थे और मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड जो है ये सेंट्रल एशिया, अभी मैंने अल्टाई माउंटेन बताया आपको, और साउथ एशियन क्षेत्र में पाया जाता है। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं थ्योरी के जो आपको तैयार करने होंगे। इनमें से ये वही पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा इनके पॉइंट्स कभी नहीं पूछे गए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये मुझे बहुत बाद में स्टडी करने के बाद ये पॉइंट मिला, पैंथेरा अनसियल। तो ध्यान रखिएगा, पैंथेरा अनसियल का मतलब पैंथेरा ब्लैक पैंथर का नाम है, अनसियल का मतलब ये एक यूनिक है, इसके ज्यादा कोई जीव नहीं दिखा अभी तक, तो इसीलिए इसको स्नो लेपर्ड को पैंथेरा अनसियल कहते हैं। तो ये हो गए आपके सारे थ्योरी के पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब आता है हमारे मैप का काम। अब हम बनाएंगे मैप और मैप बनाकर हम सारे जो मेन नेशनल पार्क्स हैं उनको हम याद करेंगे। तो मेन नेशनल पार्क हम कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा हम जो भी पढ़ेंगे हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। तो स्टेट वाइज पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हम देखेंगे अपने फेमस स्टेट को जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का अभी अभी मैंने कोड बताया था आपको, कोड याद कर लीजिए, चंदू। तो चंदू एक कोड हो गया, चंद से हो गया चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, और दू से हो गया दुधवा। हमारे उत्तर प्रदेश में केवल दो ही नेशनल पार्क फेमस है, एक तो दुधवा जिसके संस्थापक थे बिली अर्जुन सिंह जिनकी कहानी भी मैंने आपको बताई, और एक है चंद्रप्रभा जो कि वाराणसी में है। तो वाराणसी का चंद्रप्रभा और लखीमपुर खीरी का, ये लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी का कौन सा, दुधवा। तो ये हो गया हमारे उत्तर प्रदेश के दो नेशनल पार्क्स फेमस। ठीक है, अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, या फिर हम एक काम करते हैं, हम नॉर्थ टू साउथ चलते हैं। तो नॉर्थ में हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था, ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जब शुरू हुआ था,
तो जम्मू कश्मीर जो है, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आता, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा इसके तहत जम्मू कश्मीर का एक नेशनल पार्क है, इसको बोलते हैं दची ग्राम। ये हंगुल नाम के जीव के लिए बड़ा फेमस है। तो दची ग्राम जो नेशनल पार्क है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आता। ठीक है, तो हम स्टेट वाइज ही स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कोड बताता जाऊंगा और आप लोग कोड से पढ़ते जाइएगा।